3 डॉट बना हुआ है, उसको दबाना, फिर उसके नीचे आएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आगे क्या सर? स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग सर। ठीक है, एक काम करना, जब भी क्लास चालू हो ना तो इसको ध्यान से कर देना। मेरे वाला जो था फ्री वाला चल रहा था, उसके बाद ये बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब मेरा वाला रिकॉर्डिंग वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जब भी क्लास शुरू हो तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ही इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर ही देना, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना सर? ठीक है, धन्यवाद। दिख गया मुझे, आ रहा है यहाँ पे कि रिकॉर्डिंग चालू हो गया, थैंक यू। चलिए अब हम लोग हाँ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है हम लोग। एक सेकंड, प्रोजेक्ट नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको थोड़ा सा एक बार रिव्यू बता देते हैं क्या है। आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं किया हमने तो अब स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं सर। है? अब दिखा सर? दिख रहा है ना? दिख रहा है सर? यस सर। दिख रहा है सर? यस सर, आ गया। आज तो कोई लैग वैग का इशू नहीं है? आज भी हो रहा है? नहीं सर। आज ठीक होगा। डिस्प्ले अगर बंद हो रहा हो, अटकने लगे या फिर आवाज हो तो आप मुझे एक बार बता देना, हम उसी हिसाब से उसको देखेंगे। तो अभी तक हमने बात की थी आपके एस्टिमेशन में क्या चीज़ आती है। एस्टिमेशन में आपका रफ आइडिया बताया था, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसमें ड्राइंग्स स्पेसिफिकेशन रेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन डिटेल एस्टिमेशन में क्या अंतर होता है, ये भी हमने आपको डिस्कस किया था। अप्रॉक्सीमेट स्टेट एस्टिमेशन में हमने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आपके पास कुछ मेथड्स हैं, प्लेन्थ एरिया, ये हमने आपको डिस्कस किया नहीं था, लेकिन आप लोगों को शायद पता है। कारपेट एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया, स्टैक एरिया, सर्कुलेशन एरिया, ये सब आपको पता है। फिर क्यूबिकल कंटेंट मेथड भी बेसिकली आपको पता है। फिर आपको ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी आपको कि कॉस्ट जो इन्वॉल्व है, वो इसमें हम लोग कौन कौन से कॉस्ट आपके लमसम अमाउंट में रखते हैं। कंटीजेंसी, वर्क चेंज, टूल्स एंड प्लांट, डिपार्टमेंटल कॉस्ट, सैनिटरी और इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके बेसिस पे आपको आप फाइनली आप क्या करते हैं, डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए आपको जो रीडिंग वगैरह लिखते हैं, आपको दो फॉर्मेट में लिखते हैं। दो बेसिकली शीट्स होते हैं। पहला होता है आपका मेजरमेंट शीट। मेजरमेंट शीट में आप क्या करते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम और उसके जो कैलकुलेशन होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, अगर जो भी आप वॉल्यूम में कैलकुलेट करेंगे या फिर आपका एरिया में कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी आपका पैरामीटर हो, तो वहाँ पे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट लिखेंगे। और टोटल क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग एक हर आपके आइटम का, जैसे कंक्रीटिंग का काम हो रहा है तो हर रूम के अलग अलग आप डायमेंशन मेजर करेंगे और फाइनली एक सम पे आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि 5-10 आइटम का एक टोटल सम आया और फाइनली आपके कंक्रीटिंग का आपका वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को आप यहाँ पे यूज करेंगे, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे इसके रेट के साथ इसका कॉस्ट फाइनल कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट आता है। मेजरमेंट शीट आपका काफी लंबा हो सकता है, कॉपी 2-3 कॉपी बढ़ जाती है लोगों को फाइनल जगह बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट शीट आपका छोटा होता है, कम से कम एक तरीके से समरी कह सकते हैं। यहाँ पे सारा आपका डिटेल दिया नहीं जाता है, लेकिन आपको मोर और लेस एग्जिस्ट की तरह रहता है, जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। वो आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट शीट में आपका मोर और लेस टोटल कॉस्ट है, आप एक्चुअल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, क्वांटिटी इनटू रेट ऑफ आइटम से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इससे हम लोग टेक्निकल सेक्शन पे जाते हैं। टेक्निकल सेक्शन जो फाइनल अप्रूवल के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है, वो फाइनल आपको यहाँ पे डिटेल एस्टिमेट के कैलकुलेशन के बाद होता है। एस्टिमेट में भी आपको अलग अलग टाइप के एस्टिमेट्स होते हैं, रिवाइज, ये सब शायद आप लोग को पता है। हेलो, यस सर। इसमें अब रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री, फिर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो ये बेसिकली आपके कुछ फॉर्म आपके टाइप्स हैं। रिवाइज एस्टिमेट आपको
बनाना की जरूरत पड़ता है जब आपका एक्चुअल जो कॉस्ट है वो आपके ओरिजिनल कॉस्ट से 5% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो कि आपने स्टार्टिंग में लिया था उससे 10% से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, तो आपको एक रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है। रिवाइज एस्टिमेट आपको फिर से अप्रूव कराना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट वो होता है जब आपको एडिशनल वर्क की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल मतलब आपको लेट से आप एक घर बना रहे हैं, आपने 2 फ्लोर बनवा दिया, आपको मन किया कि एक और फ्लोर बनवाना है, तो बेसिकली आपके मोर और लेस सेम आपके कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उस पर एग्जिस्ट करते हुए आप दूसरा जो आप एडिशनल काम करवाएंगे उसको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में कंसीडर किया जाता है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट में आपका ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और सप्लीमेंट्री अमाउंट सब कुछ वहाँ पे शो किया जाता है। फिर आता है रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री। यहाँ पे आपका जो डेविएशन जो है वो और आपका टोटल सैंक्शन अमाउंट दोनों में आपका चेंजेस आ रहे हैं, तो रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री कहते हैं। और एएमसी जो होता है एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो एस्टिमेट होता है, मतलब आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप बिल्डिंग सैंक्शन करवाए हो या फिर कुछ आपका एनुअल मेंटेनेंस का चीज आ रहा है, आपके लेट्स से ऑफिस में कंप्यूटर्स है उसका रिपेयर या फिर उसका मेंटेनेंस की बात होती है, तो उसके लिए जो आप एस्टिमेट बनवाते हैं वो हो गया आपका एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये अलग अलग टाइप वैरायटी ऑफ एस्टिमेट्स है जो कि इन जनरल आप एज ए इंजीनियर इन सब चीज़ों को देखेंगे। कंप्लीट एस्टिमेट में अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, लैंड कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको, कंटीजेंसी कॉस्ट हमने बात की यही था, लीगल एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। और अब हम लोग कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इन जनरल ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और इसके बाद हम लोग फाइनल आपके कुछ स्पेसिफिकेशंस आएंगे वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है कोई भी आपको काम को करने के लिए आपके डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा जो कि आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा डिपेंडिंग अबाउट सैंक्शनिंग अबाउट। फॉर एग्जांपल आप रेलवे में काम कर रहे हैं, रेलवे में आपको एक नई लाइन बिछवानी है एज इंजीनियर, तो आप सबसे पहले अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की आपको जरूरत पड़ेगी जो कि आपका एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देगा। हो सकता है आपका जोनल मैनेजर हो सकता है, वो आपका डीआरएम हो सकता है, या आपका चीफ इंजीनियर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सैंक्शन अमाउंट आपका कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक तरीके से फॉर्मल एक्सेप्टेंस की तरह ये काम करता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। इसके बाद हम लोग जाते हैं एक्सपेंडिचर सैंक्शन या फिर आपका फाइनेंशियल अप्रूवल। ये आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अपने बजट्स और अपने बुक्स को देख के बताता है कि हमारे पास फंड अवेलेबल है या नहीं है आपके गिवन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बारे में भी अभी तक हमने आपके में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, वही चीज़ है ये। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सपेंडिचर के अप्रूवल हो जाने के बाद आप टेक्निकल अप्रूवल लेते हैं जो कि आपके डिटेल्ड एस्टिमेट के बाद बनता है, जो कि एक तरीके से फाइनल बोला जाता है कि आप यू कैन प्रोसीड ओवर विद द गिवन प्रोजेक्ट। कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखने के लिए, होता है शेड्यूल ऑफ रेट। एक तरीके से आपके हर आइटम का जो कि आपके गिवन बिल्डिंग में यूज हो सकता है, हर तरह के आइटम के लिए आपके लेबर, ट्रांसपोर्टेशन और मटेरियल, इन सारे के जो कॉस्ट होते हैं वो एक तरीके से कंपाइल्ड बुक में अवेलेबल होते हैं जिसको कहते हैं शेड्यूल्ड ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट जो होता है ये जनरली आपके CPWD या PWD ऑफिसेस बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस बुक में आपके हर आइटम के रेट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कंक्रीटिंग करानी है, DPC कराना है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, सारे काम होते हैं, उसके साथ कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर का कॉस्ट क्या होगा, क्यूरिंग कराओगे, क्यूरिंग में कितना आदमी चलेगा, आदमी का क्या लेबर को पेमेंट करना है, हर क्लास ऑफ आपके लेबर का उसका पेमेंट, मेसन का क्या पेमेंट होगा, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जहाँ जिस बुक में अवेलेबल होती हैं उसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ रेट। ये बुक प्रिपेयर करता है आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें भी आपके स्टेट वाइज ये रेट आपके वैरी करते हैं और कई बार आपके सामान के अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रेट वैरी करते हैं। तो इसका मतलब आप भरतपुर में है तो आपका हो सकता है रेट अलग है, जयपुर में है तो अलग रेट है, कुछ मटेरियल का डिपेंडिंग अपॉन लोकल अवेलेबिलिटी एंड लोकल लेबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल ऑफ रेट आपका कॉमन भी हो सकता है, स्टेट के हिसाब से हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी हो सकता है, और जनरली PWD और CPWD बनवाते हैं। और आपके किसी उस रीजन में जो भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है तो उसके हिसाब से आपके अप्रोप्रिएट सुटेबल बुक होता है उसको आप यूज करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग आपके जो भी आप फाइनल कॉस्ट एस्टिमेट आप कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे उसी कॉस्ट के रेफरेंस को यूज करते हुए हम लोग काम करेंगे। ठीक है,
अगेन यहाँ पे जब ये सारे रेफरेंस वाले रेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप जब भी साइन करते हैं तो जनरली कॉन्ट्रैक्टर जो भी रेट कोट करेंगे वो आपके इस रेट से कम होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गाइडलाइन रहती है कि आप इन रेटों से हायर रेट पे जनरली अनटिल अनलेस एक्सेप्शनल केस हो आप उससे ज़्यादा ऊपर जाके काम नहीं करवाते। तो ये बेसिकली गाइडलाइन होता है, आपको ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। दूसरी बात है, कुछ आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत है। ये तो आपका एस्टिमेशन में बात होती है। एरिया मेजर करते हैं तो आप हमेशा 0.1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से मेजर करेंगे, मास 1 kg के एरर जो होता है उसके हिसाब से मेजर करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, आपका वर्क का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिक क्लासेस में बांटा हुआ है, पेटी, माइनर और मेजर। अगर आपका वर्क 50,000 से कम का है, मतलब आप कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसका टोटल कॉस्ट 50,000 से कम है तो उसको कंसिडर किया जाता है पेटी वर्क। ठीक है। अगर आपका कॉस्ट 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो उसको कंसिडर करते हैं हम लोग माइनर वर्क, और 2 लाख के ऊपर है तो आपको कह सकते हैं इसको मेजर वर्क के अंदर कंसिडर किया जाता है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्डिंग कोई बना रहे हो, आप कोई भी आपका, और इसके साथ से आपका अप्रूवल, इसके साथ आपका क्लासिफिकेशन पेटी है वर्क आपका कि माइनर है या मेजर है, इसके हिसाब से आपका अप्रूवल प्रोसेस डिसाइड होता है। आपके पास गिवन अथॉरिटी, फाइनल प्रोजेक्ट का जो हेड होगा वो कौन होगा, ये सारी चीजें उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। डिपेंड आपका इसी क्लासिफिकेशन पे करता है जो उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। पेटी वर्क आपका लोअर लेवल पे, आपके लोअर स्टाफ आपको ऑथराइज किया जा सकता है। मेजर वर्क के लिए आपको हायर अथॉरिटी से क्लियरेंस चाहिए होता है, कोई भी आपके चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन या फिर अप्रूवल के लिए। इसीलिए हम लोग इन जनरल इन तीनों क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। हमने आपको जनरल और डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया था। आपको एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। रफ आइडिया दिया हुआ है, सपोज आपको प्लेन्थ एरिया बता दिया, सिर्फ डायमेंशन उसका बता दिया 500 मीटर स्क्वायर, तो कहेंगे ये जनरल है। लेकिन हमने बताया कि प्लेन्थ एरिया इतना है, कॉन्क्रीट फ्लोरिंग है आपका, कॉन्क्रीट फ्लोरिंग में भी आपका क्लासिफिकेशन बताया हुआ है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बताया हुआ है, तो उसको कहते हैं हम लोग डिटेल्ड। ठीक है, तो ये मोरल जनरल आइडिया के लिए हम लोग जनरल स्पेसिफिकेशन के लिए जाते हैं। डिटेल्ड आइडिया के लिए आपका डिटेल एस्टिमेशन चाहिए। डिटेल एस्टिमेशन के लिए हमें डिटेल आपका स्पेसिफिकेशन चाहिए, और जनरल आपका रफ एस्टिमेट के लिए आपका जनरल एस्टिमेट से काम हो जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में फिलहाल तो ये आपके एस्टिमेशन का पार्ट है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। फ्लोरिंग वगैरह में क्या होता है ये सब चीज़ों में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। डिस्ट्रक्शन क्या होता है ये नहीं। हम लोग अब आएंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर। तो कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है, टेंडर क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ एलिमेंट्स हम लोग पहले बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर एक एक करके सारे एलिमेंट के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अभी तक हमने जो आपको बताया था ये रफ आउटलाइन था, एक जनरल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बारे में। आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है एक तरीके से। अगर आपको इन सब का आइडिया है तो आप मोर और लेस एक कुछ छोटा मोटा चीज़ें समझ में आते जाएंगे कि क्या हो रहा है। ये सब टर्मिनोलॉजी हम लोग जनरली यूज़ करेंगे, तो सब उन सब टर्मिनोलॉजी का क्लियर कट होना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देखिए, तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात होता है कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडिया में है जनरली गवर्न किए जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1947 के हिसाब से एक्ट करते हैं। जनरली CPWD या फिर आपके जनरल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके जो रूल्स इन्फोर्स्ड रूल है वो उसी को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिकली भी जो ध्यान में रखते हुए फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। वो है एक एग्रीमेंट होता है आपके एक ऑनर और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, जो कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आपके कोर्ट के पावर के अंदर एक दो आदमी एग्जिस्ट करते हैं, एक ओनर है या फिर इसको क्लाइंट भी कहते हैं, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर, और इन दोनों के बीच में एक रिटन एक तरीके से इन्फोर्सेबल जो अग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब सिर्फ आपके सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से नहीं होता है, इन जनरल एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स के बारे में। यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं है ये बताइए? यस सर।
क्लियर है सर। देखिए अब होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपका कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आप इंडिया में कोई कोर्ट सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सुनील सर बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही यार मेरे पास तो। आवाज नहीं आ रही हमारे पास भी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। म्यूट कर रखा सर ने सर। हेलो हेलो हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। आवाज आ रही है अभी? आ रही सर अब। हाँ सर आ रही है। वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। देखिए कहाँ थे हम? तो इनफोर्सेबल का मतलब ये हुआ कि गिवन आपका जो कोर्ट है उसको आप उसके अंदर वो वैलिड होगा। जयपुर में है आप, तो आप इसका मतलब ये नहीं जयपुर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है जयपुर के जुरिडिक्शन के अंदर, तो आप तमिलनाडु में जाकर उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। और सिमिलरली अंडर द आपके भारत के संविधान और उसके हिसाब से आपका जो लैंड ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है, उसको फॉलो करते हुए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन होगा उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए या नहीं है। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी कई बार इन कोर्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे वर्बल के बारे में बात नहीं होती है, यहाँ पे जनरली रिटर्न के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इस हिसाब से हो कि कॉन्ट्रैक्टर आपके जो काम को आपके गिवन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एग्जीक्यूट करे और एक्सटेंड वो अंडर आपके जो लोकल लॉज है उसको अवॉइड करते हुए आपका काम करे। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर बनवाना है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप चाइल्ड लेबर को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भारत के संविधान के खिलाफ है, तो आप ऐसा ब्रीच नहीं करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आपके जो गिवन लॉ ऑफ लैंड है उसको ध्यान में रखते हुए आप उसके अग्रीमेंट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ लिख देंगे जो कि आपके भारत के संविधान के खिलाफ है या फिर राजस्थान में जो आपका लॉज है उसके खिलाफ हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रोसीड करना पड़ता है, ठीक है। ये ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट आपके सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से लिमिटेड नहीं होता है, आपका किसी भी चीज़ में आप कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप एक इवन आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं या आप एक कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे भी आप जो बेचने वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कवर होते हैं। जहाँ पे आपका अगर प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो आपका वारंटी कवर होता है। वही अगर आपका अपने प्रोजेक्ट के अपने प्रोडक्ट को आपने खोल के छेड़छाड़ की हो तो आपका वारंटी कवर नहीं होता है। तो ये सारे जो गाइडलाइन है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। और आपका कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली जब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जनरली स्पेसिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि गिवन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सारा काम हम लोग यहाँ पे करते रहें। सेकेंड पार्ट होती है कि रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि सिंपल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है आपको सबको समझ में आना चाहिए। कॉमन इंग्लिश अगर आप बात करें तो इंग्लिश में यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप साइन करने वाले को संस्कृत नहीं पता तो आपने संस्कृत में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन, अगेन ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड है। इन जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन के बारे में कुछ स्पेसिफिकली कहता नहीं है। शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये भी हमने आपको डिटेल में समझाया। और फ्री कंसेंट होना चाहिए बोथ पार्टी का। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं वो आपका अपने उनके अंडर कोई प्रेशर नहीं हो या फिर कोई कोर्स, इसको बेसिकली कहते हैं कोर्सन, COER, कोर्स नहीं होना चाहिए। ये चीज कोर्स ये नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के दिमाग पे आप माथे पे बंदूक रख के साइन नहीं करा सकते। अगर ऐसा करा रहे हैं तो आपको ये कंसीडर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड है। समझ में आ रहा है?
और फिफ्थ पॉइंट हो गया कि बोथ पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट एनफ टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट होने का मतलब क्या हुआ, आपका जो भारत के संविधान के हिसाब से आप 18 साल से बड़े होने चाहिए। आप जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है वो लिखा जा रहा है। कुछ नियम है जो आपके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर नहीं होते हैं। 18 से आप पहले आपका एज ऊपर होना चाहिए, फिर आपका मेंटली अनस्टेबल नहीं होने चाहिए, आप मतलब कि इनसेन या फिर जो पागल वाला जो डिफाइन किया जाता है वैसे नहीं होने चाहिए। उनके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है तो वो इनवैलिड है। बच्चों के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया तो वो भी इनवैलिड होता है। तो इस टाइप की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कॉम्पिटेंट होने का मतलब एक और होता है कि अगर आप इन जनरल आप देखोगे कि गवर्नमेंट इंडिया के रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स में या फिर इस टाइप के कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमेशा साइन किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है। तो आप सपोज आपको इंडियन रेलवे के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया और वहाँ पे जाके आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के किसी दूसरे लोअर ऑफिसर से आपने साइन करवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मतलब उसके लिए वो ऑथराइज आदमी होना चाहिए और ऑथराइज पर्सनल होना चाहिए। इन जनरल जो ऑथराइज आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखोगे गवर्नमेंट के साथ जो साइन होते हैं, रेलवेज के हो गए या फिर आपका आर्मी वगैरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही साइन होता है। ठीक है, ऑथोरिटी वाले हो सकते हैं, चीफ इंजीनियर हो सकता है, डिप्टी चीफ हो सकता है, लेकिन साइन आपका प्रेसिडेंट के बिहाफ में किया जाता है। ठीक है, और सिमिलरली आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनियां, फॉर एग्जांपल एलएनटी की बात कर रहे हैं, एलएनटी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर एग्जांपल और मेट्रो कंस्ट्रक्शन, तो एलएनटी के जो ऑथराइज आदमी फॉर एग्जांपल उसका जो सीईओ हुआ, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे। ये नहीं है कि एलएनटी में आपका जाके कोई इंटर्न गया उसमें काम कर रहा है उससे जाके आपने साइन करवा लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए इसमें एक कहा जाता है, एक चीज आती है पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, वो पावर ऑफ अटर्नी उस पर्टिकुलर आदमी के पास होनी चाहिए और वो ऑथराइज होना चाहिए। ये कहने का मतलब होता है कि बोथ पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट एनफ टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता क्या क्या है। तो पहले यहाँ पे कुछ 9 आइटम्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हो गया टाइटल पेज। टाइटल पेज कहने का मतलब है क्या काम कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिज कंस्ट्रक्शन है तो आपका नाम ऐसा लिखा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज। वैसे जो भी आपका लोकेशन हुआ, फॉर ड्यूरेशन हुआ, ये ऐसा रहेगा, वो आपका टाइटल पेज हो गया। इंडेक्स में हो गया आपका, वहाँ पे सारे पेजेस के रेफरेंस रहेंगे, कौन से पेज पे क्या चीज़ लिखा हुआ है और क्या कंटेंट है वो रहता है, उसको इंडेक्स पेज कहते हैं। उसके बाद आता है टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस बेसिकली होता है कि आप जो ऑफिशियली अखबारों में या फिर कहीं निकलवाते हैं उसको नोटिस कहते हैं। वो आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क रहेगा, मतलब आप क्या काम करवाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट पे आपका कॉस्ट कितना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, सपोज 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, खत्म करने में आपको 3 साल लगेंगे। ये सारे डिटेल्स अवेलेबल होते हैं टेंडर नोटिस में। छोटा सा आपका डिस्क्रिप्शन रहता है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं रहता। डिस्क्रिप्शन छोटा सा मतलब 1 या 2 लाइन में आपका चीजें का डिटेल में रहती है। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाएगा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, रेलवे ब्रिज है, 2 लाइन होने चाहिए, ब्रिज का स्पैन क्या होगा, ये छोटा आपको डिटेल होगा, बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और साथ में एक चीज होती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी जिसको कहते हैं। ये वाला अमाउंट आपको मेंशन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ईएमडी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहते हैं, बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आता है आपका टेंडर फॉर्म। टेंडर फॉर्म में आपको क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज, कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। बिल ऑफ क्वांटिटीज का मतलब हो गया आपका यहाँ पे कि आपके जो आइटम्स यूज होंगे, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात होंगे तो आपको बताया जाएगा कि हमारे पास इसके अंदर टोटल जो समरी है, रेल इतना होना चाहिए, स्लीपर इतने लगेंगे, कॉलम्स इतने होंगे, कॉलम का डायमेंशन क्या होगा, ये सारे जो क्वांटिटीज हैं उसका एक आपका समरी रहता है, उसको कहेंगे टेंडर फॉर्म। उसमें एक और चीज रहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट, मतलब कौन कौन से आइटम जो है किस रेट से अग्री किए गए हैं आपके साथ काम करने के। जरूरी नहीं है कि आपका शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से ये चीज अग्री करें, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर आपने साइन किया हो साथ में, कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल ऑफ रेट में कहा गया है कि 10 रुपए पर किलोमीटर पे हम काम करेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्टर ने अग्री कर लिया कि नहीं हम 9 रुपए पर किलोमीटर में काम करेंगे, तो जो अग्रीड अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्ट रेट में यहाँ पर लिखा जाएगा। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट रेट जो लिखा जाता है हमेशा 2 तरह से लिखा जाता है, नंबर्स में और एक आपका वर्ड्स में। ठीक है, तो
इसमें एक सिनेरियो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर और वर्ड दोनों में डिस्क्रिपेंसी रहती है तो वर्ड वाला जो आइटम है वो आपका ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आपको 10,100 की जगह 10,000 लिख दिया तो आपका कंसिडर, अगर दो एक आपको यहाँ पे आपने 100 लिखा है, यहाँ पे आपने 1000 लिख दिया, तो आपको 1000 वाला चीज हमेशा फाइनल जब डिस्प्यूट होगा तो वो कंसिडर किया जाएगा। तो कई बार हमने देखा भी है ऐसा, जब हम लोग एमटेक कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में गलती होती है, तो इस हिसाब से आपको ये नहीं दिखाया जाता है कि कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज मोरली सही है या मोरली गलत है। आपको देखा जाना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन हुआ है और डिस्प्यूट के केस में आपको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो एक दो बार ऐसा हुआ है, हमें भी याद है कि आपका रेट में गलत चीज लिखी हुई है। डिस्प्यूट के केस में आप जनरली वर्ड पे आप कैलकुलेशन क्रॉस चेक ज़्यादा कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपका सम वगैरह में आपको वर्ड वाला फर्क पड़ता नहीं है। जनरली आप प्रोसीड करते हैं आपका जो न्यूमेरिकल लिखा होता है उससे, तो कई बार गलती हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखा जाता है कई बार आप गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको इन्फोर्स किया जाता है कि दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उसके हिसाब से प्रोसीड करेगा। कई बार बोला जाता है जो वर्ड का अमाउंट लिखा हुआ है उस पर इन्फोर्स होगा। तो ये आपके डिफरेंट आपके जो आर्बिट्रेशन के नियम है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के जो लॉज है उसको फॉलो करते हुए प्रोसीड करेंगे। तो इस टाइप की छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बाद में काफ़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, मतलब बाद में बहुत कॉस्टली पड़ जाती हैं इस टाइप की गलतियां। तो वो ध्यान में रखते हुए हम लोग को काम करना होता है। शेड्यूल ऑफ रेट के बारे में हमने आपको बताया, जनरल स्पेसिफिकेशन डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया, ड्राइंग ऑफ वर्क हो गया वो भी बताया, और एक चीज़ आता है यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी दो चीज़ें आती हैं आपका, जनरल कंडीशन जीसीसी जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और होता है स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जीसीसी वगैरह जो होते हैं जनरली आपके सीपीडब्ल्यूडी के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए काम होता है। अगेन इतना डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं। यहाँ पे आपका प्राइस एक्सकेलेशन क्लॉज, आपको लेबर अगर आपने अप्लाई किया है तो लेबर के लिए हाउसिंग वगैरह आपने क्या प्रोवाइड करना है, उसके साथ आपको क्या फैसिलिटीज अवॉइड करनी है, आप क्या किसको कितना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो लॉ के हिसाब से इन्फोर्स करने होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। ये होते हैं आपके जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन जनरली आपका जो प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एग्जिस्टिंग उनके पास जीसीसी होता है जिसको हम लोग फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद होता है स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एससीसी जिसको कहते हैं। ये बेसिकली आपका गिवन प्रोजेक्ट के लिए आपका इन्फोर्स किया जाता है। कुछ स्पेशल कंडीशन इन एडिशन टू द जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं यहाँ पे आपको बताया जाता है गिवन प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ रूल्स वगैरह आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे सब आपको आपके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आते हैं। और इसको आपको कॉन्ट्रैक्टर को जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो ये सारे नियम आपको फॉलो करने हैं। इनमें जनरली पेमेंट के भी नियम होते हैं कि पेमेंट का स्टेजेस क्या होंगे, अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो आपका डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, आर्बिट्रेशन के लिए जो ट्रिब्यूनल बनेगा उसका कंडीशन क्या होगा, कौन आदमी कंस्टिट्यूट कर सकता है, इस टाइप के सारे नियम यहाँ पे होते हैं डिटेल में। लेकिन यहाँ पे हम लोग आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकते। आपको जीसीसी का एक थोड़ा सा एग्जांपल देख के बताते हैं कि होता क्या है। तो एक सेकंड आप लोग वेट करो, हम एक सीपीडब्ल्यूडी का जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको हल्का सा आपको रेफर करके बताते हैं। ठीक है, देखिए सीपीडब्ल्यूडी 2020
हेलो यस सर। स्क्रीन मैं बहुत देर से म्यूट था क्या आवाज? ये सर म्यूट हो आप, अब आई आवाज आपकी कितने देर से म्यूट था? सर। 1 मिनट। अच्छा म्यूट अगर मैं म्यूट करता नहीं हूँ, म्यूट अगर हो जाए तो बता देना, ठीक है? ओके सर। देखिए तो अभी हम बात करें आपका जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है जनरली, इसमें आपके क्लॉजेज होते हैं जिसको फॉलो करते हुए ही आपका कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करना जरूरी है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, क्लॉज नंबर 10cc। ये बेसिकली होता है आपका प्राइस एस्केलेशन क्लॉज। इसका मतलब आपने लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2010 में। कॉन्ट्रैक्ट उस समय 2010 के कुछ नियम्स हैं, लेबर को आपको इतना मिनिमम पेमेंट करना है, आपके फ्यूल का कॉस्ट होगा, ये सारे कॉस्ट है, मटेरियल का कुछ गिवन कॉस्ट होगा। काम खत्म करते करते 10 साल हो गए, 2020 में आ गए, आपका कुछ कॉस्ट में चेंजेस आ गए, कुछ आपने काम आपने 1 साल तो पुराने लेबर के कॉस्ट पे काम किया, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है कॉस्ट लेबर का बढ़ा, फ्यूल का कॉस्ट, इस हिसाब से जो जो आपका प्राइस चेंज होता है, प्राइस में एक्सकेलेशन होता है, ये प्राइस आपको क्लाइंट को पे करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से जो क्लॉज होता है उसको हम लोग यहाँ पे जो मॉनिटर करने वाला जो क्लॉज होता है वो होता है क्लॉज नंबर 10cc। इसको प्राइस एक्सकेलेशन क्लॉज कहते हैं। ये आपका ये सारे ये सब बहुत डिटेल में जाया जाता है, आप कह सकते हो 2-3 घंटे लग जाते हैं बस एक क्लॉज पे डिस्कस करने में, ठीक है? अगेन आपको सब ध्यान में एक चीज हम आपको बस बता रहे हैं कि ये जो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें नियम होते हैं कि इनको फॉलो करना है, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट दोनों ही फॉलो करेंगे, और दोनों इन बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही काम चलता है, ठीक है? हर चीजों का यहाँ पे गाइडलाइन, लेबर को कैसे रखना है, लेबर को रखने का भी आपका यहाँ पे एक गाइडलाइन है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं 15 नंबर पे शायद वो 16। तो इसमें अगर डैमेज होता है तो किस हिसाब से आपका रिकवरी होगा, कंपनसेशन वर्कमैन को क्या पे करना है, उसके लिए आपका जो लेबर है उसको रखने के लिए आपके कौन अरेंजमेंट, सैनिटरी कंडीशंस क्या होने चाहिए, कैसा घर आपको प्रोवाइड करना है, ये सारे नियम आपके CPWD के जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, और मोर और लेस ऑल ओवर इंडिया इसी को एक रेफरेंस की तरह कंसीडर करते हुए फॉलो किया जाता है। देखिए तो एक मिनट, तो ये बेसिकली आपका कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है जिसको एक दोनों ही आदमी को, कॉन्ट्रैक्टर हो गया या फिर क्लाइंट हो गया, उसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है? ठीक है, यस सर। Yes, sir. आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ये चीजें जो है ना ये आप लोग अभी तक पढ़े नहीं हो क्योंकि ये आपके सिलेबस में आता नहीं है, लेकिन जब आप एज ए इंजीनियर एटलीस्ट हायर लेवल पे जब जाओगे तो वहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। आप जाके फील्ड में मॉनिटर करने का ही काम होता है, इंजीनियर जाके वहाँ पे काम करवाता कम है, ठीक है? ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, और काफ़ी डिटेल में जाता है ये सब। हम लोग पूरे एमटेक में बस ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ही 2 साल पढ़े हैं बस, ठीक है? तो मेहनत मतलब की चीज़ें अलग होती हैं आपको, तो इनका समझना ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के भी नियम अलग हैं, उनकी जो किताब होती है जनरली फिटिक के नाम से आती है, FI फिटिक के नाम से आती है, नेट पर अगर सर्च करोगे तो वो भी मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर कोई चाइनीज कंपनी आके काम कर रही है या फिर कोई यूरोपियन कंपनी आके काम कर रही है तो आप वो CPWD के नियम के हिसाब से नहीं काम करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के जो वो नियम है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नियम कानून हैं जिसको ध्यान में एज ए इंजीनियर या फिर एज ए प्रोजेक्ट सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है, तभी आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं सही से। उन्हीं सब चीज़ों को ये जनरली यहाँ पे हम लोग आपको बस यहाँ पे हल्का इंट्रोडक्शन ही बताते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे एक आता है आपका 2-3 चीज़ें आती हैं एडिशनल, जिसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है जनरली अमाउंट होता है 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है जनरली
1% ऑफ द टोटल कॉस्ट होता है। अर्नेस्ट मनी के बारे में हमने आपको बताया था कि टेंडर नोटिस में भी ये चीज इंक्लूड है। तो अर्नेस्ट मनी ऐसी चीज है कि जो आपको जमा करनी होती है आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट का आप अपना बिड भरते हैं। तो अगर पेपर में आपने सपोज कोई नोटिस आया कि हमें एक घर बनवाना है, सपोज एक बिल्डिंग बनानी, 15 स्टोरी बिल्डिंग है, उसका टोटल खर्चा आ रहा आपका 10 लाख रुपए, ठीक है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आया, तो एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो है वो फ्लोट किया, आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्टेड हो उस काम में, तो आपने क्या किया, अपना एक कोटेशन कोट किया और उसके साथ आपने टेंडर में अपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है आपने ये बोला कि इस रेट पे हम काम करेंगे और देखा जाएगा कि जो सबसे कम प्राइस कोट करेगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। साथ में आपको क्या करना पड़ता है, टोटल प्रोजेक्ट का 2% का अमाउंट एज ए FD या फिर बैंक गारंटी या फिर सिक्योरिटी गारंटी के हिसाब से आपको जमा करने होते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि अगर आपने प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट कोट कर दिया है उसमें अगर आपने काम नहीं किया तो वो जो आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन जब्त कर लेगा। इसका मतलब है अगर आपने जिस जो प्राइस आपने कोट किया आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, मतलब कि आपके साथ 10 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भरा था, आपने सबसे कम रेट बोला था, फिर आप वहां से बोले कि नहीं अब हम काम नहीं करेंगे, तो वो जो 2% का अमाउंट है वो वापस आपसे रख लिया जाएगा, वो आपको लौटाया नहीं जाएगा। तो ये ऐसा लोग ना करें ताकि वो बिड भर के भाग जाएं, ऐसा ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट जो होता है उसको एज ए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के हिसाब से रख लेते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं होता तो वो EMD आपका जो मनी होता है वो आपको लौटा दिया जाता है। समझ में आ गया ये EMD क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आता है दूसरा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसी चीज होती है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद आपको 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको जमा करने पड़ते हैं। लेट्स से आपने कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, आपको लोएस्ट बिडर थे, आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, आपने अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो आपको साथ में पूरे प्रोजेक्ट का 10% आपको जमा करना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी मनी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के भाग जाएं, अगर आपने गिवन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो इन सारी चीज़ों के केस में आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है तो कई बार होता है कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को सिक्योरिटी डिपॉजिट में एडजस्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने जब EMD 2% का जमा किया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 10% का, तो अगर आपने टेंडर आपको मिला है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको एडिशनल 10% देने की जगह और 2% लौटाने की जगह क्या होता है, आपसे 8% एक्स्ट्रा मांग लिया जाता है, जो है दोनों मिलके आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह काम करते हैं। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ओवर द टाइम आपके प्रोजेक्ट जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे इसको रिलीज भी कई बार किया जाता है, कई बार कुछ परसेंट प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद रिलीज किया जाता है, कई कहते हैं आपका एक LD होता है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, उसके खत्म होने के बाद रिटर्न किया जाता है। तो अगेन अलग अलग इसके नियम होते हैं, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से इसको प्रोसीड किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो सिक्योरिटी बेसिकली इसलिए किया जाता है कि अगर आपका काम अप टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आपको वो जो मनी है वो आपके से फॉरफिट कर लिया जाएगा और उसी हिसाब से आपका काम जो है आपके मतलब आपको एक तरीके से पेनाल्टी की तरह उसको यूज किया जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. और कुछ ये भी आपके कंडीशंस में आते हैं कि आपका जो काम होगा वो आपके क्लाइंट जो है ओपन फॉर इंस्पेक्शन होगा, मतलब क्लाइंट कभी भी आके अपने जो मेजरमेंट वगैरह ये सारी चीज़ों को ले सकता है। अगर कोई आपने गिवन स्पेसिफिकेशन में कोई काम नहीं किया तो उसको डिसमेंटल भी करवाया जा सकता है। आपको सपोज बोला गया कि कॉलम आपको M30 का बनाना है, आपने M30 नहीं बनाया, आपने जो क्यूब टेस्टिंग हुआ उससे पता चला आपका M20 ही है, तो क्लाइंट के पास ऑप्शन होता है कि आपके काम को डिसमेंटल कर सके। फिर आपके साथ ये भी ऑप्शन होता है कि स्पेसिफिकेशन में अगर आपको ये भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको गिवन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको काम करना है और विद इन द प्रोजेक्ट पीरियड आपको काम करना है। विद इन द प्रोजेक्ट पीरियड आपको नहीं काम करेंगे तो आपको एक
पेनाल्टी भी लगती है, डिले आपको प्रोजेक्ट के डिले करने का पेनाल्टी। तो ये सारी चीजें आपके कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो ये हमने अभी तक आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता क्या क्या है, आपको एक रफ आइडिया पता चल गया कि क्या क्या फिर से बता दीजिए। क्या हेलो बोल रहे हैं? सर, हाँ, बिल्कुल बोलो। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट फिर से बता दीजिए। अर्नेस्ट मनी, जी सर। अर्नेस्ट मनी हुआ जनरली 2% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट को हम लोग एक जमा करते हैं जब भी टेंडर भरना होता है तब। अगर आपने टेंडर अवार्ड हो जाने के बाद, मतलब तुमने अगर टेंडर भरा है कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, वो तुमको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसके बाद तुम भाग गए, मतलब कि बोले कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, मेरा मन बदल गया, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, वो पैसा गवर्नमेंट अपने पास रख लेता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो वो पैसा लौटा दिया जाता है, अगर मिल गया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, अगर साइन नहीं करोगे तो वो 2% आपसे रख लिया जाता है। तो ये जो पैसा होता है ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। साथ में इस अमाउंट को आपको कॉन्ट्रैक्ट का जब नोटिस आता है पेपर वगैरह में, तो वहाँ पे भी आप देखोगे ये अमाउंट हमेशा मेंशन किया जाता है, क्योंकि आपको ये पैसा इतना जमा करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को बिड जब भरोगे तब के लिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, हम बोलते बोलते ज़्यादा थक गए। ठीक है, चलिए, कुछ आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, थैंक यू। ये क्लास शेयर करनी है क्या सर?